आर। एफ आर का मतलब फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट जो है बेटा ये है नागरिक को, नागरिक तथा व्यक्ति के लिए, व्यक्ति, नागरिक तथा व्यक्ति के लिए भारतीय संविधान में एक प्रावधान किया गया है जिसका नाम है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए या व्यक्ति के अधिकारों के लिए एक व्यवस्था किया गया है, एक अधिकार जोड़ा गया है जिसे कहते हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार बेटा हमारे देश में जो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है। मूल अधिकार की व्यवस्था जो भारतीय संविधान में किया गया है यह वास्तव में किस देश से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब मूल अधिकार का जो उल्लेख किया गया बेटा भाग 3, मूल अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 यानी 12 से लेकर 35 तक के बीच मूल अधिकार का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भारतीय संविधान में मूल अधिकार की बात की गई है। मूल अधिकार के संदर्भ में कोई भी कानून बनेगा तो वो कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास। मूल अधिकार के संदर्भ में कोई भी कानून बनेगा तो कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होती है। और मूल अधिकार का संरक्षक अगर पूछा जाए तो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार का संरक्षक कहा जाता है। तो मूल अधिकार का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट होता है, इसे कहते हैं मूल अधिकार का संरक्षक। तो अगर हम बात करें तो मूल अधिकार की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार की व्यवस्था है तो पहले मूल अधिकार को ध्यान दीजिए, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो पहले भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो थे वो 7, अब मूल अधिकार कितने हैं? 6। पहले भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकार थे, अब 6 है। ध्यान देना। नंबर 1 है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। यह है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसका उल्लेख किया गया है। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो शोषण के विरुद्ध की बात करें, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये जो है अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक इसका उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक इसका उल्लेख किया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका उल्लेख किया गया है। और अगला है सांस्कृतिक, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 29 से 30 तक किया गया है। और जो लास्ट है छठा वर्तमान समय में अधिकार, इसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया। ठीक है, तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में प्रेजेंट टाइम में 6 मूल अधिकार हैं
पहला अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। और पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। और जो आपका लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में। तो पहले हमारे भारतीय संविधान में जो थे मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। तो जो 7वां अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार यह अनुच्छेद 31 में था। यह अनुच्छेद 31 में था। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था। और अब इसे संपत्ति का जो अधिकार है, अब इसे 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी में मूल अधिकार से हटाकर कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया है। कानूनी या विधिक, लीगल राइट, कानूनी या विधिक अधिकार, अधिकार बना दिया गया है। तो इस प्रकार से प्रेजेंट टाइम में जो 7वां अधिकार था, यानी संपत्ति का जो अधिकार था, इसे राइट टू प्रॉपर्टी, इसे हटा दिया गया है। जो पहले 31 में था, इसे हटा दिया गया है। अब यह 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी में मूल अधिकार की श्रेणी से इसे हटा करके कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया। अब मूल अधिकारों की टोटल संख्या कितनी हो गई? 6। और इसको अनुच्छेद 300 का में किया गया है क्या? विधिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। अगली बात अगर हम बात करें तो मूल अधिकार से संबंधित कुछ चीजों की अगर हम बात करें तो मूल अधिकार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मूल अधिकार के संदर्भ में पहली बार बात 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से की गई। नेहरू रिपोर्ट, यानी ये कहा गया कि मूल अधिकार होना जरूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि दो चीजें, समानता और स्वतंत्रता, बिना समानता के स्वतंत्रता अधूरी है और बिना स्वतंत्रता के समानता संभव नहीं है। तो इसलिए दो चीजों की बात की गई थी, स्वतंत्रता और समानता की बात। और 1931 ईस्वी में INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है बेटा, कराची में होता है। कहां होता है? कराची में होता है, पाकिस्तान के। और इसकी अध्यक्षता किए थे पटेल, सरदार पटेल ने इसकी अध्यक्षता की। और यहां पर पहली बार फॉर्मल वे, औपचारिक रूप से मूल अधिकार की बात 1931 ईस्वी में की गई। और बाद में जब संविधान सभा का गठन होने लगा तो आप देखे होंगे मूल अधिकार समिति जो बनी थी एक, उसके भी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रकार से अगर मूल अधिकारों की अगर हम बात करते हुए आगे बढ़े तो मूल अधिकार बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मूल अधिकार जिसका उल्लेख भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। और हमने बताया था कि मूल अधिकार जो है बेटा, ये कितने मूल अधिकार हैं प्रेजेंट टाइम में? 6 मूल अधिकार हैं। अब प्रेजेंट टाइम में कितने मूल अधिकार हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 मूल अधिकार हैं। यानी मूल अधिकारों की अगर हम बात करें तो 6 मूल अधिकार हैं। और मूल अधिकार के संदर्भ में कोई भी कानून बनेगा, कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। इस चीज का बाकायदा उल्लेख है। जैसे हमने बताया समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का क्या किया गया? उल्लेख किया गया। ये चीजें मैंने बताया। अब समानता के अधिकार को जानने से पहले 2 अनुच्छेद पहले और जान लेना है। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद
13 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 जो है भारतीय संविधान का कहता है कि राज्य के मूल अधिकार के संदर्भ में राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार के संदर्भ में राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकार के अल्पीकरण या असंगत होने संबंधी प्रावधान, अर्थात मूल अधिकार, कोई भी मूल अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं हो सकता, यानी कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता जो मूल अधिकार को सीमित कर सके या मूल अधिकार की शक्तियों को कम कर सके या नागरिकों के अधिकारों या व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन कर सके। ये चीजों की बात अनुच्छेद 13 में की गई है। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता की बात की गई है। तो अनुच्छेद 14 कहता है बेटा कानून के समझ समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून की नजर में सभी क्या होंगे? समान होंगे, चाहे वह अंबानी हो, चाहे एक रिक्शा चालक हो, चाहे एक चाय बेचने वाला रामू हो, चाहे देश चलाने वाला प्रधानमंत्री हो, सभी कानून के निगाह में क्या है? समान है। इसकी बात अनुच्छेद 14 में की गई है। लेकिन कभी कभी दो चीजों का आपको यहाँ पर ये जो है कि इसका उल्लेख देखने को ऐसा मिलता है कि कभी कभी ये एक्सेप्शन के रूप में कुछ चीजें आती है। जैसे अगर बात की जाए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को उसके पद से पे रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तो ये कहीं ना कहीं कुछ चीजें मूल अधिकार का एक्सेप्शन के रूप में प्रावधान देखने को यहाँ पर मिलता है। अनुच्छेद 15 कहता है भारतीय संविधान का कि लिंग, धर्म, जाति, नस्ल, क्षेत्र के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, यानी किसी भी व्यक्ति में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, इन सारे आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन के कार्यों में क्या होगी बेटा? समानता होगी, यानी लोक नियोजन के कार्य में सभी लोग क्या होंगे? समान होंगे। सरकारी नौकरी है या सरकारी नीतियां हैं, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। और अनुच्छेद 16(4) में बात की गई है बेटा आरक्षण यानी रिजर्वेशन की। जो समाज में कुछ पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको कुछ विशेष छूट दिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा आगे बढ़ने का। इसी को आप बोलते हो दूसरी भाषा में रिजर्वेशन यानी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत। छुआछूत का क्या होगा? अंत होगा, यानी छुआछूत का जो अंत की बात की गई है, अनटचेबिलिटी की बात की गई है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। पहले गांव में देखते थे कि दलितों को समाज से अलग रखा जाता था, छुआछूत होता था कि पंडित, ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे तमाम वैरायटी होती थी और उनको एक सोसाइटी में अलग रखा जाता था और काफी बड़े पैमाने पर छुआछूत की बात होती थी। लेकिन अगर अब ऐसा कोई करता है तो वह दंडनीय अपराध है, कानूनी तौर पर वह गलत है। इसलिए भारतीय संविधान में छुआछूत का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 की अगर हम बात करें बेटा तो इसमें कहा गया उपाधियों का अंत, यानी किसी भी प्रकार की किसी को उपाधि नहीं दी जा सकती केवल दो क्षेत्र को छोड़ करके, शिक्षा और रक्षा को, यानी डिफेंस और एजुकेशन लाइन को छोड़ करके किसी अन्य क्षेत्र में उपाधि नहीं दी जा सकती। अगर आपसे पूछा जाए जैसे भारत रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, परमवीर चक्र पुरस्कार, ऐसे जो पुरस्कार आपको दिए जाते हैं वह अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। तो अगला ये आप जैसे अभी देखिए आपके अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक का जो अधिकार है ये कहता है समानता का अधिकार। समानता किस प्रकार से होगी, किन किन कंडीशंस पे आएंगी, इन सारी चीजों का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी स्वतंत्रता, यानी आपका एक विद्वान था रूसो ने कहा व्यक्ति स्वतंत्र जन्मा है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा है। रूसो ने कहा कि व्यक्ति स्वतंत्र जन्मा है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा है। अनुच्छेद जो आपका जो अनुच्छेद 19 से 22 तक कहता है स्वतंत्रता का अधिकार। अब क्या क्या स्वतंत्रता? अनुच्छेद 19 में कहा गया है मीडिया यानी प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में ही 6 टाइप की स्वतंत्रता की बात की गई है। बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, निर्बाध रूप से व्यापार करने की स्वतंत्रता,
भूमि अधिग्रहण करने की स्वतंत्रता। इन सारी स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 19 में की गई है। यहां तक कि आरटीआई जो है, जो 2005 में आया, राइट टू इंफॉर्मेशन, वह भी अनुच्छेद 19 के तहत है कि आप किसी भी चीज को जान सकते हैं कि कौन सी चीज की कहां पर कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं। यह अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 20 में है दोस्त, यानी अपराध को सिद्ध करने की स्वतंत्रता। आप अपराधी हैं कि नहीं, इसको आप सिद्ध करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। यदि आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आप अपने अपराध को सिद्ध करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। अनुच्छेद 21 में है जीवन जीने की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। आप जीवन जीने के लिए क्या है, स्वतंत्र। आप राइट टू लाइफ की यहां पर स्वतंत्रता है। इसी के अंतर्गत आप अभी देखेंगे राइट टू प्राइवेसी आया, राइट टू आपका हेल्थ आया, ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर इसके अंतर्गत लाए गए। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, अनुच्छेद 21 का बाद में जोड़ा गया, इसे 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसे 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा का अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 का और एक 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। इसके बाद अनुच्छेद 22 में कहा गया है गिरफ्तारी संबंधी या निवारक निरोध संबंधी अधिकार। अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा और वह किसी भी सरकारी वकील से क्या परामर्श ले सकता है। इन चीजों का प्रावधान अनुच्छेद 22 करता है भारतीय संविधान का। तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 22 में किया गया है। तो अगली पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला आपका अधिकार आता है समानता। फिर से एक बार देखिए, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। अब नेक्स्ट आपका आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी शोषण वाला। शोषण का मतलब बेटा होता है इच्छा के विरुद्ध कार्य करना, यह अनुच्छेद 23 से 24 तक है। एक्सप्लॉयटेशन यानी इच्छा के विरुद्ध काम करवाना, तो पहले अनुच्छेद 23 में है बालात या बेगार या श्रम प्रतिषेध, बधुआ मजदूरी। पहले लोग बधुआ मजदूरी कराते थे, जबरन कार्य कराते थे, लोगों को उनका पारिश्रमिक नहीं देते थे। लेकिन अब ऐसा क्या है, निषेध है। अगर अब ऐसा कोई करेगा तो वह दंडनीय अपराध होगा, क्योंकि अब राय साहब सिंह साहब वाला जमाना गया। अब सब व्यक्ति को समानता के साथ जीने का अधिकार है, गरिमामय डिग्निटी पूर्ण लाइफ, यानी गरिमामयी जीवन जीने के लिए सब क्या है, स्वतंत्र है। और अनुच्छेद 24 कहता है बेटा कि जो 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे यानी 14 ईयर यानी 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं, उनका जो है ना कल कारखानों में और खतरनाक स्थानों पे तथा खनन कार्यों में उनका प्रवेश क्या होगा, वर्जित होगा। खतरनाक स्थानों पे खनन कार्यों में और कल कारखानों में उनका प्रवेश क्या होगा, वर्जित होगा। यह बात अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक किया गया है इसका उल्लेख। देखिए अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं। अगला है, आप आइए, अगला जो अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो अब देखिए धार्मिक स्वतंत्रता, फिर से देखिए समानता का अधिकार 14 से 18 तक। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। इसमें कहा गया बेटा अनुच्छेद 25 में कोई भी किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र, यानी सभी अपने अपने अनुसार धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता या किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता की बात। तो किसी भी धर्म को मानने के लिए लोग स्वतंत्र है, यानी धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए लोग क्या है, स्वतंत्र है। इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 25। अभी जैसे आपने देखा कुछ आवाज आई और उस आवाज से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से लोग अपने अपने धर्म को मानने के लिए क्या है, स्वतंत्र। तो आप धार्मिक उपासना करने के लिए स्वतंत्र है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 में है। और थोड़ा डीप जानने के लिए आपको बता दें कि जो हिंदू धर्म है, इसी का भाग आपका सिख धर्म और जैन धर्म और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के ही अंतर्गत आने वाले धर्म।
अनुच्छेद 26 है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। आप धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। आप धार्मिक कार्य को मैनेजमेंट करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। अनुच्छेद 26 में और अनुच्छेद 27 में बात की गई है धार्मिक कार्यों के कर संग्रह करने की स्वतंत्रता। आप धार्मिक कार्य के लिए टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं, इसकी बात अनुच्छेद 27 में की गई है, यानी अनुच्छेद 27 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 28 की अगर हम बात करें कि शिक्षण संस्थानों में आप जो है किसी भी धर्म को मानने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। शिक्षण संस्थानों में किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 28 में। अभी आपने देखा होगा कर्नाटक में हिजाब विवाद चल रहा है, वो भी एक धार्मिक इशू है। अगर उसकी करंट सिनेरियो से हम जोड़कर देखें तो अनुच्छेद, कुछ लोग कह रहे हैं अनुच्छेद 14 यानी कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 25 यानी जो धार्मिक स्वतंत्रता है, और अनुच्छेद 28, इन सब अधिकारों का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। लेकिन आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है कि अगर स्वास्थ्य को लेकर के, लोग व्यवस्था को लेकर के ऐसा होता है तो धार्मिक कार्यों को लिमिटेड किया जा सकता है, कि धार्मिक स्वतंत्रता को लिमिटेड किया जा सकता है। और कर्नाटक सरकार ने हिजाब पर रोक लगाने का जो आदेश दिया है वो लोक व्यवस्था का हवाला देते हुए दिया है कि लोक व्यवस्था हमारी क्या है, अस्थिर हो जा रही है, जिसके कारण हमको ऐसा प्रतिबंध लगाना स्कूलों में जरूरी महसूस हो रहा है। क्योंकि ये एक पार्टिकुलर एरिया की बात नहीं है, ये एजुकेशनल पॉलिसी की बात नहीं है, क्योंकि हर एक संस्था में पब्लिक जो व्यवस्था की बात होती है, पब्लिक सिस्टम की बात होती है, वहां पर एक ड्रेस कोड होता है, तो कुछ ना कुछ अपना सिस्टम है। अब देखिए आगे कर्नाटक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का इस सिनेरियो में, इस परिदृश्य में उनका क्या डिसीजन आता है, और उसी का सब इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, अगला सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार की अगर हम बात करें, क्या अनुच्छेद 29 से 30 तक इसका उल्लेख किया गया है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो अनुच्छेद 29 में कहा गया है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, यानी जो संख्या में कम है उनके हितों का संरक्षण किया जाए, चाहे भाषा में हो, चाहे धर्म के आधार पे हो, चाहे जात के आधार पे हो, उनको विलुप्त होने से बचाया जाए और उनके हितों का संरक्षण किया जाए। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपने मन चाहे शिक्षण संस्थान खोलने की छूट, जो अल्पसंख्यक है उनको अपने मन चाहे शिक्षण संस्थान खोलने के लिए वो क्या है, स्वतंत्र है। जैसे मुस्लिमों द्वारा मदरसा वगैरह की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। अनुच्छेद 32 जो है इसे कहा जाता है बेटा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपने अनुच्छेद 31 नहीं देखा, क्योंकि 31 में अभी मैंने आपको बताया जो संपत्ति का अधिकार है अब निश्चित है, अब वो 300 का में कानूनी या विधिक अधिकार है। अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ध्यान से सुनिए, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की क्या कहा, आत्मा कहा, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, संविधान की आत्मा की संज्ञा दी। अगर जो मैंने अभी बताया समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी, इनमें अनुच्छेद 14 से लेकर के 30 तक किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाकर के क्या दायर कर सकते हैं, रिट दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाकर के रिट दायर कर सकते हैं, यानी अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकार का क्या है, संरक्षक है। और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जाकर के मूल अधिकार के संरक्षण के लिए रिट दायर कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इसमें 5 प्रकार की रिटियां का प्रावधान किया गया है। कितने प्रकार की रिट का प्रावधान किया गया, 5 प्रकार की रिट का प्रावधान किया गया है। इन 5 प्रकार की रिट की अगर हम बात करें तो इन 5 प्रकार की रिटियों में आप देखेंगे तो इस प्रकार से 5 प्रकार की रिटियां दिखाई पड़ेंगी। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का मतलब होता है जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसे सशरीर न्यायालय में उपस्थित होना होगा। परमादेश का मतलब होता है कि हम आपको क्या देते हैं, आदेश देते हैं।
परमादेश का रिट का मतलब होता है हम आपको आदेश देते हैं। तीसरा रिट है प्रतिषेध और चौथी रिट है उत्प्रेषण और पांचवी रिट है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। तो जो आपकी ये रिट है प्रतिषेध तथा उत्प्रेषण यह अर्धन्यायिक तथा न्यायिक शक्ति के खिलाफ दायर की जाती है। न्यायिक तथा अर्धन्यायिक शक्ति के खिलाफ प्रतिषेध तथा उत्प्रेषण रिट दायर की जाती है। और जो अधिकार परीक्षा है इसे बोलते हैं वारंट को। सपोज दैट अगर कोई भी व्यक्ति इलीगल तरीके से असंवैधानिक तरीके से किसी भी पद को प्राप्त कर लिया है, इलीगल तरीके से असंवैधानिक तरीके से वह उस पोस्ट के योग्य नहीं है, पोस्ट यानी पद, उस पद के योग्य नहीं है, तो उसके खिलाफ आप जो रिट दायर करोगे उसका नाम होगा अधिकार परीक्षा। तो कहने का सेंस ये है अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार का प्रावधान किया गया है उसके तहत आप सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा करके अपने मूल अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं। और मूल अधिकार आपके लिए कंपलसरी है, इस पे कोई भी कानून प्रभावशाली नहीं होगा, सारे कानून प्रभावहीन होंगे, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। अगला देखिए, इसी में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 35 में कहा गया है, अनुच्छेद 33, 34 और 35 तीन अनुच्छेद और बचे। अनुच्छेद 33 में कहा गया है सैन्य बल, अर्धसैन्य बल और पुलिस बल जो है, मिलिट्री पावर, पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस फोर्स, इन सब के संदर्भ में मूल अधिकारों का क्या प्रावधान होगा इसका उल्लेख अनुच्छेद 33 में किया गया है। और अनुच्छेद 34 में कहा गया है यदि कहीं पर सैन्य कानून का मतलब होता है मार्शल लॉ, या कहीं पर मार्शल लॉ लागू है तो उस संदर्भ में मूल अधिकार का क्या प्रावधान होगा उस कंडीशन में, तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 34 में किया गया है। और जो आपका प्रावधान है अनुच्छेद 35 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 35 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 35 में यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 35 में कि मूल अधिकार के संदर्भ में कोई भी कानून बनेगा तो कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी, संसद के पास। मूल अधिकार के संदर्भ में कोई भी कानून बनेगा तो उसकी शक्ति किसके पास है, संसद के पास। तो अगर किसी भी, मैंने आपको फिर एक बार बता रहा हूं, अगर किसी भी नागरिक के मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, अनुच्छेद 32 के तहत रिट दायर करेगा और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत वह क्या दायर कर सकता है, हाई कोर्ट में रिट, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में वह रिट दायर कर सकता है। एक चीज और, अगर मान लो कहीं पर आपातकाल लगेगा, आपातकाल इमरजेंसी, मान लो कहीं पर राष्ट्र में आपातकाल लग गया तो आपातकाल में अनुच्छेद 358 के तहत जो भारतीय संविधान का आर्टिकल है अनुच्छेद 358 के तहत सर्वप्रथम अनुच्छेद 19 को क्या किया जाएगा, समाप्त कर दिया। ध्यान दो, अनुच्छेद 358 के तहत आपातकाल के दौरान सर्वप्रथम अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 को क्या किया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और आपातकाल के भी दौरान अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता। ध्यान समझिए, अगर कहीं पर आपातकाल लगेगा तो आपातकाल के दौरान सर्वप्रथम अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाएगा, यानी जो बोलने की स्वतंत्रता है, विचार करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की, वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। देखिए, अगर बोलने के लिए आप स्वतंत्र रहेंगे संघ बनाने के लिए तो इमरजेंसी का कोई अर्थ निकलेगा ही नहीं। तो आपातकाल, तो अनुच्छेद 358 के तहत यह प्रावधान है। अनुच्छेद 359 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यदि आपातकाल भी लगेगा तो अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त नहीं होंगे। 20 में क्या है, अपराध को सिद्ध करने की स्वतंत्रता, और 21 में है जीवन जीने की स्वतंत्रता या प्राणियों दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ की बात की गई है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, और किस अनुच्छेद में क्या है और कैसे कैसे इसका प्रावधान किया गया, नेहरू रिपोर्ट ने क्या कहा और कराची सम्मेलन में क्या हुआ, कराची अधिवेशन में क्या कहा गया, इसको हमने अमेरिका के संविधान से लिया, और इसका जो है इसके संदर्भ में कानून कैसे संसद बनाए, इन सारी चीजों का जो प्रावधान था आपको बकायदा बताया गया।
तो इसके आगे आप लोगों का अगला पॉइंट होगा राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो इसको पहले आप लोग राइट डाउन करें, फिर आगे हम आपको बताएंगे।